बिस्मिल्लाह। आज तो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट से मुतल्लक है। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का टॉपिक है। देखेंगे इसमें हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो स्टिचोमेट्री आपके पास। क्या स्टिचोमेट्री क्या चीज़ है आपके पास? स्टिचोमेट्री को तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आती है। स्टिचोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या कहता है? वो कहता है अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पता है, जैसे कि एटॉमिक मास के मतलब हमें पता है इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर मास के मतलब इंफॉर्मेशन का पता है, मोल के मतलब पता है आपके पास, मोलर वॉल्यूम के मतलब पता है, एवोगैड्रो नंबर के मतलब हमने इंफॉर्मेशन हासिल की है। मतलब इन इंफॉर्मेशंस को जो हमने कलेक्ट कर लिए, इनको कैसे फाइंड किया जाता है, ये क्या चीज़ है इनके पास, इनके नॉलेज को हमने यूज़ करना है आपके पास। इसके नॉलेज को हमने यूज़ करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किसके ऊपर इसे यूज़ करना है। इसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर आपने जो है केमिकल इक्वेशन के ऊपर इसे यूज़ करना है आपके पास। तो यूज़ करने के बाद क्या करना है, उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है। यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके पास वहाँ से कलेक्ट हो जाएगी आपके पास। और ये जो काम आपके पास हम करते हैं आपके पास, ये सारा का सारा काम, इस सारे के सारे नाम को हम स्टिचोमेट्री कहते हैं आपके पास। मतलब ये नॉलेज हमें पता है, इसको हमने इस्तेमाल करना है एक केमिकल इक्वेशन के ऊपर। तो इस केमिकल इक्वेशन के ऊपर जिसके ऊपर इस्तेमाल करना है, तो उससे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगी, और जो हमें उसमें से फ़ायदा मिलेगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, कलेक्ट होगी, उसको हम नाम देते हैं स्टिचोमेट्री का के पास। ये सारे के सारे प्रोसेस को हम स्टिचोमेट्री कहते हैं। चलिए अभी इसको थोड़ा सा आप क्लियरिफाई कर लें, डेफिनेशन के तरीके क्या है आपके पास। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which we deals about, किस चीज़ के मतलब हम स्टडी करेंगे आपके पास, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इनके दरम्यान में बिटवीन रिएक्टेंट एज प्रोडक्ट which present in a BCE बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास। तो ये उसकी मेन डेफिनेशन है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास कोई भी मौजूद है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके दरम्यान में हमने ताल्लुक फाइंड करना है। किसके लिहाज से? क्वांटिटी के लिहाज से। क्वांटिटी के लिहाज से हमने फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि H2 आपके पास है और साथ में ऑक्सीजन आपके पास, ये दोनों को कंबाइन करने से आपके पास क्या मिलेगा? वाटर की अमाउंट मिलेगी। तो यहाँ पे बैलेंस इससे कर लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इससे डाटा हमें क्या मिलता है आपके पास? हम कहते हैं कि ये 2 मोल है आपके पास, ये 1 मोल है आपके पास, और ये कितना बन गया? ये भी 2 मोल बन गया आपके पास। तो इस तरीके से हमें ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलती है आपके पास। 2 मोल 1 मोल किस लिहाज से कहा, वो तो हम अभी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, क्योंकि आपके पास इसका मास है, 2 को हटा दें तो कितना बनता है? 2 बनता है। तो 2 ग्राम लिख दिया तो 1 मालिक्यूल का बन गया। अगर 4 ग्राम लिख दिया तो 2 मालिक्यूल का बन गया। तो ये 4 ग्राम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फिर 2 मोल हो जाएगा आपके पास। अब इसके 1 मालिक्यूल का मास कितना होता है आपके पास? 32 AMU होता है। अगर हमने 32 ग्राम लिख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा आपके पास। अभी वाटर की बात कर लें तो वो 18 है। 18 को अगर मैं डबल कर दूं, मतलब 36 ग्राम कर दूं, तो आपके पास ये कितना ग्राम हो जाएगा? आपके पास ये 2 मोल हो जाएगा आपके पास। इसलिए इससे हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जो कि हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो इस चीज़ को हमने समझना है। ये स्टिचोमेट्री होती है आपके पास है इसके लिहाज से। नेक्स्ट हम स्टिचोमेट्री का अमाउंट के मतलब बात कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि वो बात कर सकूँ कि स्टिचोमेट्री का अमाउंट क्या होते हैं इनके पास। वो कहता है कि पास ये जो अमाउंट है, ये जो दी हुई है के पास अमाउंट, ये 4 ग्राम और ये 32 ग्राम, ये जो अमाउंट आपके पास प्रोवाइड की गई है उसके मतलब, और ये 32 ग्राम, ये क्या चीज़ है? ये स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है। इनको हम नाम देते हैं स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है। ठीक है, स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है। मतलब ऐसी अमाउंट जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दी जाती है,
किसके अंदर, एक केमिकल इक्वेशन के अंदर, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अमाउंट दी जाती है, उन प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट आपके पास, कि वो स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट होती है। डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन, ये 3 चीजें हो गई हैं। देन आ गया लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या कहती है आपके पास? लिमिटेशन में इसमें ये चीजें आ जाती हैं कि हम कौन सी चीज से फाइंड नहीं कर सकते। सबसे जो पहली चीज इसमें हम जो फाइंड नहीं कर सकते आपके पास लिमिटेशन में, वो है रेट। रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता आपके पास। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता, तो और क्या चीज, और कंडीशंस नहीं बताता, और इसकी जरूरत नहीं बताता कि केमिकली आपके पास ये रिएक्शन हुआ तो उसकी जरूरत हमें क्या है, और कंडीशंस नहीं बताता आपके पास, मतलब किन कंडीशंस पे होगा, एज नेसेसरी आपके पास, क्यों जरूरी है आपके पास ये रिएक्शन, आपके पास ये चीज नहीं बताता। थर्ड जो चीज आपके पास यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपके पास, वो उन रिएक्शंस को भी बता देता है कि जो कि अक्कर नहीं होते आपके पास है। ऑल दूस रिएक्शन, उन रिएक्शंस को भी वो बता देता है, उन रिएक्शंस की इक्वेशंस बना देता है। गिव ऑल दूस इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट डज नॉट अकर, दैट डज नॉट अकर, जो कि अकर नहीं होते आपके पास, दैट डज नॉट अकर, मतलब जो रिएक्शन अकर नहीं होते उनके बारे में भी वो बता देता है आपके पास कि रिएक्शन हो गया आपके पास। तो ये 3 चीजें मैं जो है यहाँ पे प्रोमिनेंटली बता सकता हूँ। चौथी चीज भी चलिए देख ले, ये आपके पास कलर, स्टेट, ना तो कलर के बारे में बताएगा ना तो स्टेट के बारे में बताएगा, किन के मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मतलब आपके पास है। वो कहते हैं ना तो रिएक्टेंट के स्टेट के बारे में ना तो कलर के बारे में बताएगा। तो ये 4 चीजें इसमें लिमिटेशंस में आ जाती है। एक रेट ऑफ रिएक्शंस ने बताया क्या हो रहा है, कंडीशन और नेसेसरी ने बताया कि किसी जरूरत क्यों है और कौन से कंडीशंस पे होगा। थर्ड क्या चीज आपके पास, वो कहता है कि इसके अंदर उन रिएक्शंस की इक्वेशन को भी वो लिख सकता है कि जिनके रिएक्शंस नहीं होते आपके पास। इसके बाद लास्ट में कलर और स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कलर और स्टेट के बारे में नहीं बताता कि इसकी स्टेट क्या है, गैस है, इसकी गैस है, इसकी लिक्विड आपके पास है, तो ये स्टेट के बारे में भी नहीं बताता आपके पास। असल में ये इसकी लिमिटेशंस है आपके पास स्टोइचोमेट्री के अंदर। चलिए अभी हम चलते हैं अजम्पशंस क्या, हमें अजम्पशंस क्या लेने पड़ेंगे आपके पास। अजम्पशंस में हमारे पास ये होना चाहिए कि सारी की सारी जितनी भी वो चीजें हैं, रिएक्टेंट है, वो सारा का सारा आपके पास प्रोडक्ट में होना चाहिए, सारा का सारा प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए, फिर जाके हमारा जो है वो काम होगा आपके पास। अजम्पशंस आपके पास किन कंडीशंस के ऊपर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ये किस लिहाज से कैलकुलेशन कर सकते हैं अजम्पशंस। सबसे पहला अजम्पशन आपके पास मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ कि ऑल द रिएक्टेंट, के सारा का सारा रिएक्टेंट आपके पास क्या होना चाहिए इसमें, ऑल द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कि जितना का जितना रिएक्टेंट है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में जाना चाहिए, फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं आपके पास। सेकंड चीज के आपके पास नो साइड रिएक्शन अकर, नो साइड रिएक्शन अकर, आपके पास कोई साइड रिएक्शन अकर ना हो, क्योंकि अगर साइड रिएक्शन अगर हो गया तो हमें इक्वेशन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल ही देता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन को मिलाने से अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन कभी कभार हवा का क्या पता लिमिटेड भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो कार्बन ऑक्सीजन को मिलाने के बाद वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक साइड रिएक्शन आपके पास जो कि अक्कर हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि कोई साइड रिएक्शन अक्कर ना हो, फिर हम उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे स्टोइचोमेट्रिक, वरना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने कहना है कि ये 4 ग्राम, ये 16 ग्राम, तो ये 32 ग्राम, ये 12 ग्राम हो गया, 32 ग्राम, 44 ग्राम हो गया, टोटल आपके पास 44 ग्राम ये बना। लेकिन आपके पास अगर ये बन गया तो आपके पास वो 44 ग्राम नहीं होगा, तो हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो इस लिहाज से वो कहता है कि नो साइड रिएक्शन, के साइड रिएक्शन करना हो आपके पास। फिर फर्दर हम जो है उसकी तरफ चलते हैं, के पास भी हम कैलकुलेशन किसके लिहाज से कर सकते हैं, लॉग आपके पास। तो कहता है कि हम जितने भी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, इसकी कैलकुलेशन आपके पास 2 लॉज की बेस पे की जाती है।
इसकी कैलकुलेशन 2 लॉज की बेस पे की जाती है। अब ये 2 लॉज कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे चलिए मैंने एलसीएम लिख दी है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपके पास। तो ये दो चीजें होनी चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन पे होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर रिएक्टेंट का मास ये है, रिएक्टेंट का मास 50 ग्राम है, ये 50 का 50 ग्राम आपके पास कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर आपके पास। ये 50 का 50 जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो आपके पास। ये चीज़ बता रहे हैं कि जितना है मास वो सारा का सारा कंजर्व हो गया, वो सारा का सारा अपने आप क्या करके चेंज करके दूसरी चीज़ के अंदर चला गया आपके पास। और जबकि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन ये चीज़ बताता है कि किसी भी कंपाउंड के आपके पास उसको बनने के लिए उसके एलिमेंट्स की एक स्पेसिफिक रेशियो होती है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है आपके पास। जैसे कि हमने वाटर का पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपके पास वाटर का? हमने कहा था कि ये 2 ग्राम ये होता है आपके पास और 16 ये होता है। हमने इस रेशियो को 1:8 बना दिया था। मतलब यहाँ पे 1:8 का मतलब ये है कि 1 ग्राम अगर आपके पास हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, तो आपके पास 8 ग्राम हमने क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है आपके पास। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेने के बाद इन दोनों को जब भी हम कंबाइन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट बनेगी वो टोटल 9 ग्राम होगी। वो टोटल 9 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा आपके पास, 9 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। तो ये चीज़ वो बताता है। मतलब जब भी ये मिलाएंगे, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट्स जब भी आपके पास एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है, इसके लिहाज से अगर मिलाएंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनेंगे वो सेम टाइप के कंपाउंड बनेंगे, मतलब एक ही किस्म के कंपाउंड होंगे। मतलब ये ले लिया, इसके अलावा एक और ले लिया आपके पास 1 ग्राम H और 8 ग्राम आपके पास वो ले लिया, तो उसके अंदर भी आपके पास दोनों को मिलाने से 9 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। तो ये चीज़ वो बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि जब भी हम ये काम करेंगे कि 1 ग्राम ये लेंगे और 8 ग्राम वो लेंगे तो आपके पास ये डेफिनेट कंपाउंड बनेगा और उसके अमाउंट ये होगी आपके पास। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें बता रहे हैं। चलिए आगे जो है वो सबसे लास्ट में हम रिलेशनशिप, इसके लिहाज से हम सारे के सारे स्टडी करेंगे। देख लेते हैं कि इसके रिलेशनशिप क्या कहते हैं। इसमें हम कंजर्व करेंगे आपके पास कि अगर हमें मोल का पता है, तो पहला पॉइंट डेफिनेशन का था, मतलब एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन पता है तो उससे कई इन्फॉर्मेशन निकालनी है। वो देखें, सबसे पहले हम मास कंजर्वेशन को स्टडी करेंगे, मास एंड मास कंजर्वेशन। वो कहता है इफ वी गिवन, अगर हमें दिया हो आपके पास, वी आर गिवन मास ऑफ वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है आपके पास, देन वी कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एज वाइस वर्सा। यहाँ से क्या पता चलता है? देखिए यहाँ पे वो कहता है कि हमें एक केमिकल इक्वेशन है, उसने हमें एक चीज़ का मास दे दिया, तो उसके एक मास के लिहाज से हमने बाकियों सारों के मास फाइंड कर लेने के पास। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पे क्या दिया जाता था कि H2 यहाँ पे ये 4 ग्राम है, कितना है? 4 ग्राम है। यहाँ पे ऑक्सीजन ली जा रही है, यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए आपके पास, 2 ये वाटर का मॉलिक्यूल, तो आपके पास वो कहता है कि अगर ये 4 ग्राम है तो इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा आपके पास। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। वो कहते हैं इसका 4 ग्राम है तो इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं मास कंजर्वेशन, मास के जरिए मास को कंजर्व कर लेना। या वाइस वर्सा का मतलब ये है कि आपके पास अगर ये अमाउंट नहीं तो ये अमाउंट दी हो, तो इसके अमाउंट देने से हम ये भी फाइंड कर सकते हो, ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को वो बता रहा है आपके पास वाइस वर्सा के अंदर। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं मास और मोल की तरफ आपके पास। तो यहाँ पे चेंजिंग कुछ नहीं होनी, यही होने इफ वी आर गिवन मोल ऑफ वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का हमें मास दिया हुआ है,
देन हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम मोल्स फाइंड कर लेंगे आपके पास अदर सब्सटेंस के मोल। मतलब अगर इसका 4 ग्राम दिया हो आपके पास, सबसे पहले हम इसके मोल निकालेंगे, जब इसके मोल निकल आए तो फिर इसके मोल भी पता चल जाएंगे और इसके मोल भी पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है एक केमिकल इक्वेशन में मास दिया होने की वजह से हम दूसरों के मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं इनके पास। तो ये इसमें रिलेशन बताया जा रहा है। इसके बाद आपके पास लास्ट पे आ जाता है वॉल्यूम का रिलेशन। आपके पास वॉल्यूम में क्या आपके पास सेम टू सेम भी चीज़ रहेगी, मोल की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम आ जाएगा, हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, ये इतना वॉल्यूम होता है। ये यूनिक वैल्यू बता रहा हूँ कि इतना वॉल्यूम होता है एक मोल में। अगर हमें मोल का पता चल गया तो इट मीन्स हमें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम का पता भी चल जाएगा। मोल का पता चल गया तो वॉल्यूम का पता चल, इसके वॉल्यूम का पता चल गया तो इसका भी पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा आपके पास। इसके मोल का पता चल गया, इसके वॉल्यूम का, इसके मोल का पता चल गया, इसके वॉल्यूम का पता चल जाएगा। तो इस लिहाज से हम जो है अगर एक का मास दिया उसमें से हम मोल निकालेंगे, जब इसके मोल का पता चल गया इसके मोल का भी पता चल जाएगा, इसका भी। और अगर मोल का पता चल गया तो मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है, कंपैरिजन करें आंसर निकल आएगा आपके पास दूसरों के वॉल्यूम्स का भी। तो इस मींस हमें एक चीज़ का मास दिया तो हम उनके वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं उनके पास। तो ये सारा का सारा डेटा आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपके पास रिलेशनशिप। बस चेंजिंग यहाँ पे आने आपके पास 2 पॉइंट्स को चेंज करते हैं आपके पास ये बनता जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से ये सारा का सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, जिसमें बताया कि पास मास दिया है तो मास भी निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं उसका आपके पास। चलिए ओके, खुदा हाफिज़। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।